दोस्तों, में खुशामदीद। जनाब काजी साहब की अदालत से एक और लैंडमार्क जजमेंट सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस बात की मिसाल ही नहीं मिलती कि फौजी चाहे हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, उसको सजाए मौत दे दी जाए। इस तरह का फैसला पाकिस्तान की तारीख में कभी सामने नहीं है, और खासतौर पर वो फौजी जिसका जिक्र किया जा रहा हो, उसके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी हो और आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित भी हो जाए, और उसके बाद वो वाला आमिर जो है वो पाकिस्तानी फौज का सिपा सालार भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जनाब उस बंदे के ऊपर से 7 खून भी माफ होते हैं। लेकिन चूंकि ये काजी की अदालत है जनाब, और काजी की अदालत के अंदर इस तरह के किसी भी जुर्म की माफी नहीं होती, लिहाजा जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा की सेरे सरबराही 4 रुकनी बेंच ने साबिक आमिर जनाब परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का जो हुक्म सेठ वकार और जस्टिस शाहिद करीम साहब की तरफ से जारी किया गया था, उस फैसले को ना सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि जस्टिस मुजाद अली अकबर नकवी टाइप जैसे लोगों के जो फैसले हैं उसके ऊपर लानतें भेजते हुए उस फैसले को तारीख के कूड़ादान में फेंक दिया है, और परवेज मुशर्रफ से तमाम तर फौजी एजाजात वापस लेने और पेंशन भी रोक देने का हुक्म जारी कर दिया है। और मैं इस मामले पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जेर सरबराही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को यकीनी तौर पर खैराज तहसीन पेश करता हूं कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा माई का लाल तो आया कि वो यूजर्पर्स की आंखों में आंखें डालकर ये बात कह तो सके कि यार नहीं पायन ताड़े वास्ता कम नहीं सी जिहड़ा तुसी कीता। और ये फैसला यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में किसी भी यूजर्पर के रास्ते में एक ऐसी आहनी दीवार कायम कर देगा जिसको अबूर करना किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो जिंदा रह जाए चाहे वो मर जाए। ये फैसला ना सिर्फ उसको हॉन्ट करता रहेगा, बल्कि उसके दिल के अंदर अगर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने की ख्वाहिश किसी ना किसी लेवल पर अगर पनप भी रही होगी, तो यह फैसला उस ख्वाहिश को ना सिर्फ दबा देगा बल्कि पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर जमहूरियत की राह पर उस्तवार रखने में कामयाब होगा। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं ऑफिस आया और आकर मैंने काम का आगाज किया, तो उस वक्त 2 खबरें थी बहुत बड़ी, जिसमें मेरे नजदीक इन्हीं खबरों के ऊपर हमें अपनी जो वीडियो है उसको तैयार करना चाहिए था। और अभी उस कंटेंट को मैं रेडी कर रहा था कि इसी दौरान जनाब अचानक ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये लैंडमार्क जजमेंट मेरे सामने आ गई। तो फिर वो तमाम चीजें थोड़ी सी उथल पुथल हो गई। ये बात अपनी जगह पर है कि आज सुबह का आगाज ही 2 बड़ी खबरों के साथ हुआ था, जिसमें पहली खबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाम की जमात को पाकिस्तान की सियासत से निकाल बाहर करने का सरकारी ऐलान सामने आया था, किसी और की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से, सरकार के इदारे की तरफ से, और अहम तरीन इदारे की तरफ से, जो पाकिस्तान में 2023-2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों की फहरिस्त शाया की गई है। उस फहरिस्त से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम से उसको पाक रखा गया है। उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस लम्हे में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रखा हुआ है, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाम की कोई जमात पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। और दूसरी खबर थी जनाब, वो भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के हवाले से थी और अहमियत की हामिल इस वजह से थी कि मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने भरी अदालत में काजी से लितर खाए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये दोनों खबरें बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। और इससे पहले कि मैं ये जो लैंडमार्क जजमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसके ऊपर बात करूं, इन 2 खबरों का थोड़ा सा आपके साथ जरा डिटेल के अंदर जिक्र करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है और आज इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में मुख्तलिफ सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं और इस बात का तयन किया गया है कि ये सियासी जमातें हैं, लेजिटिमेट सियासी जमातें हैं, जिनको फरवरी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने और इस इंतखाबी निशान के तहत हिस्सा लेने की इजाजत है। और ये सियासी जमातें इलेक्शन जीतने की सूरत में वो फहरिस्त जो इन्होंने खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों के लिए जमा कराई हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो प्रपोर्शन जो रिप्रेजेंटेशन है उसके उसूल के तहत इंतखाबात के नताइज मिलने के बाद इनको अलॉट कर दी जाएंगी। ये जो फहरिस्त है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ
کا نام شامل نہیں ہے اور نہ ہی بلے کا انتخابی نشان اس میں شامل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فہرست تمام ریٹرننگ آفیسرز کو بھجوا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ریٹرننگ آفیسرز کو ایک مراسلہ بھی جاری کیا ہے جس میں 145 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فہرست ریٹرننگ آفیسرز کو بھجوائی گئی ہے۔ یہ جو فہرست ہے اس کے اندر تحریک انصاف اور اس کا انتخابی نشان بلہ شامل نہیں ہے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ 12 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کی جا رہے یا ان سیاسی جماعتوں کو ابھی تک انتخابی میدان میں اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام ریٹرننگ آفیسرز 12 اور 13 جنوری کو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے بعد اور ان کے پارٹی کی طرف سے ان کے نام پر ٹکٹس ایشو کیے جانے کے بعد ان کو انتخابی نشان الاٹ کریں گے۔ اس وقت چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ جو مقدمہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے، اس کے اوپر تمام جو ہے دلائل وہ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک وہ ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہے۔ امکان یہی نظر آتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جذبہ عمرانی نہ صرف جاگے گا بلکہ جذبہ عمرانی اپنے بھرپور عروج پر ہوگا، اور اسی جذبہ عمرانی کے تحت عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو بلے کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے یا اس کے اندر کسی طرح کی کسی گنجائش کو تلاش کرتے ہوئے ان کو بلے کا انتخابی نشان نہ صرف الاٹ کر دیا جائے گا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات سے کا پابند بھی کیا جائے گا کہ آپ ریٹرننگ آفیسرز کو جو آپ نے لیٹر لکھا ہے اس کے اندر اب ایک ترمیمی لیٹر جاری کیا جائے جس کے اندر اس بات کا اشارہ ہو کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی اسی لسٹ کے اندر شامل ہے اور اس کا انتخابی نشان بلہ ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے اسلام آباد میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ زیادہ معاون ثابت نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو ایک ججمنٹ دی گئی تھی جس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے ملک پر نافذ نہیں ہو سکتا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف پنجاب کی ڈومین تک ہی ہے، پنجاب کے صوبے تک ہی ہے، اس کے اثرات آپ اسلام آباد یا سندھ کے اندر محسوس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر پشاور ہائی کورٹ بلے کا انتخابی نشان الاٹ کرتی بھی ہے تب بھی اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کر دے کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن چونکہ خیبر پختونخوا ہے لہٰذا یہ جو ججمنٹ آئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی اس کا دائرہ صرف خیبر پختونخوا تک ہی محدود رہے گا، تو باقی تینوں صوبوں کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف بڑھ ہی جائے گی، کیونکہ وہ خبر جس کا دوسرا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کے لتر پولے کی، وہ بھی اسی کلب میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھوں فیض پایا ہے، یعنی لتر پریڈ کرائی ہے۔ تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس خبر کا تعلق بھی جو ہے بلے کے انتخابی نشان سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی طرف سے آج ایک بلنڈر کر دیا گیا ہے، بلنڈر اس وجہ سے کہ انہوں نے آج اپنی جو بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اس رٹ پٹیشن کو انہوں نے واپس لے لیا، اور واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے، اب الیکشن کمیشن پر اس بات کی کوئی پابندی نہیں۔ اصولی طور پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو قاضی صاحب کی عدالت میں جا کر ٹائم لینا چاہیے تھا، ان سے کہنا چاہیے تھا کہ جناب ممکنہ طور پر پشاور ہائی کورٹ آج اس کی ججمنٹ دینے والی ہے، اس جو کیس ہے اس کیس کو اگلے 2 دن کے لیے آپ ایڈجرن کر دیں، ہمیں التوا دے دیں تاکہ وہ ججمنٹ آ جائے ہمارے سامنے۔ اگر وہ ججمنٹ آ جاتی ہے ہماری فیور میں ہوگی تو اس کیس کی جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، ادروائز جو ہے اس کیس کے اندر جو اگلی پروسیڈنگز ہے وہ جاری رہیں گی۔ اس طرح کہ ان کو کوئی مڈل گراؤنڈ اپنے لیے ارینج کرنی چاہیے تھی، لیکن کارروائی کے آغاز ہی چونکہ بیرسٹر گوہر کے لتر پولے سے ہو گیا لہٰذا وہ 72 کے انہوں سمجھ نہیں پائیں جانا کے پاس ہے
होता यह है कि कार्रवाई की आगाज पर ही बैरिस्टर गौहर साहब रोस्ट्रम पर आ जाते हैं और आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को मुखातब करते हैं और मुखातब करते हुए कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये जो पिटीशन है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से ये वापस लेने का फैसला किया है, बरह करम इसको खारिज कर दिया जाए। काजी साहब एनकर के आनक चुगदन है, थले दे देने, कहते भाई तू कौन? वो पूछते हैं रोस्ट्रम पर खड़े बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से कि भाई आप कौन है? वो कहते हैं जनाब मैं गौहर अली खान। कहते आप गौहर अली खान हो चाहे मुस्तंजर हुसैन ताड़न हो, इससे हमारा क्या लेना देना? आप कौन है? आपका इस केस के साथ क्या लेना देना? उन्होंने बताया जनाब कि मैं वकील हूं और मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन हूं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पिटीशन हमारे सामने मौजूद है, इस पिटीशन के अंदर तो कौंसल के तौर पर हामिद खान साहब का जिक्र, हामिद खान साहब मौजूद हैं और आप हामिद खान कम अज कम नहीं है। उन्होंने कहा जनाब हामिद खान साहब इधर ही बैठे हैं हमारे पास, ये सामने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा यार फिर कुछ तो रिस्पेक्ट करें, हामिद खान साहब एक सीनियर लॉयर हैं, आप उनको हटाकर खुद रोस्ट्रम पर आ गए हैं। बुलाए हामिद खान साहब को। जो मिस्टर गौहर खान साहब की एनक यानी बूथी निकल रही, चूचे तरह की शक्ल हो गई क्योंकि हो गई थी कुत्ते वाली, लिहाजा अब उनके पास और क्या ऑप्शन रहता था? शर्मिंदगी बचाते हुए यूं करके वो साइड पे हुए हैं। बैरिस्टर वो जो है हामिद खान साहब वो सामने आए हैं और चीफ जस्टिस साहब उनसे पूछते हैं कि यार है कौन है? उन्होंने कहा जनाब ये भी हमारे वकील हैं। उन्होंने कहा जी मेन कौंसल कौन है? उन्होंने कहा जी मेन कौंसल मैं हूं। तो उन्होंने कहा जनाब आपको आके मामले को एड्रेस करना चाहिए, या आप अपने जूनियर्स को लाके यहाँ पे हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, या तो वो मेन कौंसल हो तो वो कहे कि उसके कहने पे हम दरखास्त खारिज कर दें। आप दरखास्त खारिज कराना चाहते हैं? उन्होंने कहा जनाब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये हो रहा है। उन्होंने कहा जनाब इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, तहरीरी तौर पर आप दरखास्त दे दें अपने दस्तखतों के साथ, इसको हम नहीं जानते। उन्होंने जनाब अपने दस्तों से दरखास्त दी, इस चक्कर के अंदर वो दरखास्त खारिज होगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब भी लतीफ खोसा, शुएब शाहीन और दीगर लोगों की तरह उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब से इज्जत अफजाई कराई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसको समझने की जरूरत है। काजी साहब के पास जाने से पहले बंदे को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी जेर जबर होगी तो काजी साहब ने वही नुक्ता फड़ लेना है, तो उसके बाद उन्होंने धुलाई शुरू कर देनी है। यही मामला है जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का। परवेज मुशर्रफ साहब के केस के अंदर होता क्या है, अगर आप गौर करेंगे एक वक्त का आमरे मुतलक और उसके इशारे पर जो है ना फैसले किए जाते थे। वो एक बंदा घर में सोया हुआ था, अमेरिका में सिटी बैंक के अंदर बैठ के काम कर रहा था। परवेज मुशर्रफ की नजर करम पहुंचती है शौकत अजीज पर। शौकत अजीज साहब अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान आते हैं, यहां पर आकर जनाब वो वजीर खजाना भी बनते हैं, सेनेट के रुकन भी बनते हैं, वजीर आजम भी बन जाते हैं। परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश होती है तो जफरुल्लाह जमाली वजीर आजम बन जाते हैं। परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश होती है चौधरी शुजात हुसैन वजीर आजम बन जाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश होती है तो जनाब दानियाल अजीज जो हैं वो रिकंस्ट्रक्शन, ये जो है बुनियादी जमहूरियतों का जो उन्होंने ढांचा बनाया था उसको हेड करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने दौर का वो बंदा मुकम्मल तौर पर ताले आजमा था और उसके इशारे के ऊपर काम चलते थे। अब चूंकि वो एक आर्मी चीफ भी थे और पाकिस्तानी फौज के अंदर कोई भी आर्मी चीफ हो तो फौज उसको प्रोटेक्ट करती है हर एक लेवल पर जाकर। और हमने देखा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में खुसूसी अदालत कायम थी, खुसूसी अदालत के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब का मुकदमा चल रहा था, तो एक समात के दौरान ही परवेज मुशर्रफ साहब घर से निकलते हैं चकशजाद अपने फार्म हाउस से आने के लिए खुसूसी अदालत, लेकिन वो खुसूसी अदालत तक पहुंच नहीं पाते। रास्ते से ही वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के अहकामात पर उनकी गाड़ी को मोड़ा जाता है। परवेज मुशर्रफ साहब को जाकर एडमिट करा दिया जाता है AFIC, और उसके बाद AFIC से ही परवेज मुशर्रफ साहब को जहाज पे सवार कराकर मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब का जो मैयत है वही पाकिस्तान आती है। उसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब को जिंदा पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं हो पाती, क्योंकि इनके फैसले में, उनके रास्ते में सेठ वकार और जस्टिस शाहिद करीम का जो फैसला है वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। क्योंकि इस फैसले में ये जो खुसूसी अदालत का फैसला था, जो आर्टिकल 6 के तहत के इल्जाम के तहत बनाई गई थी, उस
फैसले में परवेज मुशर्रफ साहब को यूजर्पर डिक्लेयर कर दिया गया था, उनको एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मुर्तकब डिक्लेयर कर दिया गया था, उनके लिए सजाए मौत का तयन कर दिया गया था, सजाए मौत उनको दे दी गई थी। बल्कि सेठ वकार साहब ने तो जो है वो बिल्कुल वही मिसाल कायम की थी जो बरतानिया में एक दफा कायम हुई थी कि जनाब अगर ये मर भी गया हो तो इसकी हड्डियों को निकालकर, इसके ढांचे को निकालकर पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर जाके इसको टांग देना चाहिए डी चौक में। ये सेठ वकार ने लिखा हुआ है। लेकिन फिर जो है वो इस मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट फिर उस वक्त की हरकत में आती है और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच के रूबरू जाता है, जिसको हेड करते हैं जनाब ट्रकां वली सरकार हजरत मुजार अली अकबर नकवी। उनके साथ मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर और मसूद जहांगीर साहब, शायद उनका नाम था, एक और जज साहब। वो 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनता है और वो खुसूसी अदालत को ही फारग कर देता है। वो कहता है जनाब खुसूसी अदालत तो बनी बिल्कुल गलत थी, उसको तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खुसूसी अदालत का जो कयाम है वही गैर आईनी है, लिहाजा उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा भी गैर आईनी है। और आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी पर ऐसी खिंच के रखी है कि उनके कान के नीचे सतार बज गया होगा। उनके मुताबिक ये जो जजमेंट जनाब मुजार अली अकबर नकवी ने दी थी, ये जजमेंट ही गलत थी, यह जजमेंट देने का उनको इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही खुसूसी अदालत कायम हुई थी और उन्होंने जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी की जेर सरबराही इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से दिए जाने वाली जजमेंट को भी काला दम करार दे दिया। खुसूसी अदालत की तरफ से दी जाने वाली सजा को बरकरार रखा और मुशर्रफ साहब को टुंगने का हुक्म जो है उसको भी बरकरार रखा। और अब यह जजमेंट बहुत ही ज्यादा मानीखेज है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं मिलती और ये एक ऐसी हर्डल क्रिएट हो गई है कि अगर जनाब आसिम मुनीर साहब हो या मुस्तकबिल में आने वाला भी कोई आर्मी चीफ हो, वो 1000 मरतबा सोचेगा, 1000 मरतबा कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर अब जो है वो मार्शल लॉ लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि अगर मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा तो जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सरबराही 4 रुकनी बेंच का ये जो फैसला है, ये इस फैसले के तहत इस प्रेसिडेंट की मौजूदगी के अंदर मेरे लिए जिंदगी के अंदर या मरने के बाद सजाए मौत से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहां पर ये बात मैं आपको बताऊं कि वो तमाम लोग नवाज शरीफ साहब के लिए यकीनी तौर पर एक और ये एक ब्लेसिंग है, इस वजह से कि वो लोग जो अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ के हाथों जब इक्तदार से निकले थे और उनके ऊपर हाईजैकिंग का केस बना था, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात बरमला की गई थी जब लांडी की अदालत के अंदर लांडी जेल से निकालकर उनको एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को। तो उस वक्त भी उनका यह कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। अब जब इस मर्तबा उनको पनामा केस से जो है नाजायज तौर पर सजा दी गई, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ का यह कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। और आप देखें खुदा की कुदरत कि अल्लाह के अगर आप सुपुर्द मामला कर देते हैं तो अल्लाह आपके लिए बड़ी इज्जत वाला रास्ता जो है ना वो आपके सुपुर्द करता है, अगर आप बिल्कुल हक पर हो। और देखें कि एक ही मामले के अंदर एक 2 महीने के अंदर अंदर ही नवाज शरीफ के ने जो मामला अल्लाह के सुपुर्द किए थे, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ के दिन फेर दिए। पनामा भी फारग हो गया और जिसने हाईजैकिंग का केस बनाया था वो भी फारग हो गया। इसे कहते हैं अल्लाह ताला का इनाम। और जो लोग अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हैं, यकीनी तौर पर उनके लिए अल्लाह ताला का फजलो करम भी उतना ही खास होता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।